Hello everyone, welcome back to the YouTube handle of Udaan. I'm Dr. Dipankar, founder and educator at Udaan, and today's topic is cross-section study. So let's start. First of all, what is a cross-section study? Cross-section study is also known as prevalence study और snapshot study. इसकी core characteristics क्या होती है? ये इसलिए करते हैं ताकि हम एग्जामिन कर सकें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड द एक्सपोजर एट द सेम एंड पर्टिकुलर टाइम इस मोमेंट पे। ओके, जो डिजीज है उसके प्रेजेंस और जो एब्सेंस है वो एक्सपोजर से कैसे रिलेट कर रही है। ठीक है, जो एंड रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है? प्रिविलेंस। इसलिए इसको ना प्रिविलेंस स्टडी भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोवाइड्स द बर्डन ऑफ अ गिवन कंडीशन which in turn helps for better planning and allocating of health resources. ठीक है, it should be conducted among a representative sample of population जिसे हम sample size कहते हैं for generalization of the study findings. ठीक है, it provides a snapshot of the health of population at a particular time. इसलिए इसको snapshot study भी कह रहे हैं. Multiple outcomes and exposures can be studied simultaneously. तो ये इसका advantage है. ठीक है, ना ऑपरेशनल एडवांटेजेस क्या है? ये लेस एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हम टाइम में ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। इस मोमेंट पे जो हो रहा है वो ही हम स्टडी कर रहे हैं, इसलिए लेस एक्सपेंसिव होती है। लॉस टू फॉलो अप या फिर एट्रिशन बायस जो होता है वो नहीं देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इसी मोमेंट पे कर रहे हैं, फॉलो अप की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसलिए लॉस ऑफ फॉलो अप इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दिस स्टडी डिजाइन। यील्ड्स रिलेटिवली क्विक रिजल्ट्स एंड इज इजी टू कंडक्ट। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्टडीज जैसे कोहॉर्ट स्टडीज है, इसको बहुत जल्दी हम कंडक्ट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी इजीली इंटरप्रेट हो जाते हैं, क्विक रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स के क्रॉस सेक्शनल स्टडी के जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे या फिर सेंसस। ये तीनों जो है ये तीनों एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शन स्टडी का। देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले टारगेट पॉपुलेशन लेते हैं, उसमें एक स्टडी सैंपल लेते हैं, सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं और एक स्टडी सैंपल निकालते हैं। ये जो स्टडी सैंपल होता है रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे टारगेट पॉपुलेशन का। ठीक है, फिर हम डेटा गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं एक्सपोजर और आउटकम का। अब क्या क्या चीज हो सकती है? लेट्स से कि जो एक्सपोजर है दैट इज स्मोकिंग। ठीक है, एंड जो आउटकम है दैट इज लंग कैंसर। तो पहले वाली कैटेगरी क्या है? जिसने स्मोकिंग करता था पर्सन एंड उसको लंग कैंसर हुआ, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड क्या है? स्मोकिंग करता था लेकिन लंग कैंसर नहीं हुआ, एक्सपोजर वाज प्रेजेंट बट देयर वाज नो आउटकम, सेकंड कैटेगरी। थर्ड क्या है? एक्सपोजर नहीं था लेकिन लंग कैंसर हुआ, मतलब स्मोकिंग नहीं करता था फिर भी लंग कैंसर हुआ बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स, सो दिस इज थर्ड कैटेगरी। एंड फोर्थ कैटेगरी क्या है? ना तो स्मोकिंग करता था और ना ही लंग कैंसर हुआ। सो ये चार ग्रुप्स हमें मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडीज। अब क्रॉस सेक्शन स्टडी दोनों तरीके की हो सकती है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकती है ऑब्जर्वेशनल में, एंड एनालिटिक भी हो सकती है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि इसमें ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव में कौन सा है? इससे हमें एसेस करते हैं बर्डन का पर्टिकुलर डिजीज का इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन। जैसे कि एग्जांपल, ए रैंडम सैंपल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस द सिटी ए एक्स मे बी यूज्ड टू असेस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया। हमने एक रैंडमली जो सैंपल लिया है प्रेग्नेंट वुमेन का एक सिटी में और उसमें हमने देखा है कितनों को एनीमिया हुआ है। दिस इज टाइप ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी। अगर हम एनालिटिकल की बात करें तो इसमें क्या होता है? हम एसोसिएशन निकालते हैं बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? दिस स्टडी इज टाइप लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजंस एज द एसोसिएशन बिटवीन अ रिस्क फैक्टर एंड हेल्थ आउटकम आर मेजर्ड साइमल्टेनियसली। Therefore, it may be difficult to determine whether exposure preceded or followed the disease. इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने एक्सपोजर लिया स्मोकिंग एंड आउटकम लिया मैंने लंग कैंसर। अब मैं इसी मोमेंट में पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन कौन स्मोक करता था जिसको लंग कैंसर हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है उसको लंग कैंसर और उसके बाद उसमें स्मोक किया स्टार्ट किया। ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन है एनालिटिकल क्रॉस सेक्शन स्टडी की। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैट्रिक्स। द प्राइमरी आउटकम मेजर्ड फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ प्रिविलेंस। अब प्रिविलेंस का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ केसेस इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन एट वन पॉइंट इन टाइम। मतलब अभी कितने केसेस हैं टोटल इस मोमेंट पे उस डिजीज के। जैसे लंग कैंसर की बात करें तो कितने लोगों को लंग कैंसर है इस मोमेंट पे, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऊपर क्या हो गया? न्यूमरेटर क्या हो गया? जब नंबर ऑफ केसेस ऑफ लंग कैंसर एंड डिनोमिनेटर क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एट दिस टाइम। ठीक है, अब कुछ केसेस में हम है ना प्रिविलेंस रेशियो निकालते हैं, ऑड्स रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एनालिसिस करने के लिए और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लगाते हैं जो कि डिपेंड करता है कौन सा डेटा है हमारे पास, उस हिसाब से लगते हैं। जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा के बेसिस पे हमें ये टेस्ट लगाना पड़ता है और हम एसोसिएशन निकालते हैं। ठीक है, ये सारे टेस्ट हम स्टैटिस्टिक्स की जो डिस्कशन क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। प्रिविलेंस रेशियो। प्रिविलेंस रेशियो क्या है? द रेशियो ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड टू द प्रिविलेंस अमंग द अनएक्सपोज्ड। मतलब प्रिविलेंस रेशियो क्या है? Prevalence in exposed upon prevalence in non-exposed. It measures the association between exposure and disease, highly preferred in analysis of survey data. जितने भी हमने जैसे एग्जांपल पढ़े थे तीन तरह के सर्वे, कौन कौन से? NFHS, DLHS और सेंसस। इन सब में हम लोग प्रिवेलेंस रेशियो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला क्या प्रिवेलेंस रेशियो का? प्रिवेलेंस इन एक्सपोज्ड अपॉन प्रिवेलेंस इन नॉन एक्सपोज्ड।
अब जैसे ये एग्जांपल करते हैं, इन अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ 1000 पीपल असेस द एसोसिएशन बिटवीन ओबेसिटी एंड हाइपरटेंशन। तो लेफ्ट में हमारे पास क्या है, ओबीज एंड नॉन ओबीज, एंड हम हॉरिजॉन्टली क्या है, हाइपरटेंशन प्रेजेंट और एब्सेंट। टोटल पॉपुलेशन कितनी, 1000। तो जो लोग जो कि ओबीज भी थे और जिनको हाइपरटेंशन भी था वो थे 120। वो लोग जो कि ओबीज थे लेकिन उनको हाइपरटेंशन नहीं था वो है 280। टोटल ओबीज कितने, 400। ठीक है। जो लोग नॉन ओबीज हैं और उनको हाइपरटेंशन है दैट इज 90, एंड जो लोग ना ओबीज है और ना उनको हाइपरटेंशन है दैट इज 510। टोटल इंडिविजुअल्स आर 600। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं प्रेवलेंस इन ऑफ हाइपरटेंशन ओबीज, कितना हो 120, ठीक है, डिवाइडेड बाय 400, ये कितना आएगा 3/10 दैट इज 0.3। अब प्रेवलेंस इन नॉन ओबीज ये कितना होगा 90 डिवाइडेड बाय 600, तो ये कितना हुआ 0.15। ठीक है। तो अब अगर हम प्रिवलेंस रेशियो निकालें तो प्रिवलेंस रेशियो कितना है, प्रिवलेंस ऑफ ओबीज अपॉन प्रिवलेंस ऑफ नॉन ओबीज दैट इज 0.3 अपॉन 0.15, तो आंसर आएगा ट्वाइस। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो लोग ओबीज है उसमें हाइपरटेंशन की प्रिवलेंस ट्वाइस है एज कंपेयर टू वो लोग जो कि नॉन ओबीज हो। ठीक है। तो ये हमने प्रिवलेंस रेशियो निकाल लिया। ठीक है। अगेन रिपीट करता हूँ, पहले हमने प्रिवलेंस ऑफ ओबीज निकाली, वो क्या आया 120/400 दैट इज 0.3। फिर हमने प्रिवलेंस ऑफ नॉन ओबीज निकाली, वो क्या है 90/600 दैट इज 0.15। फिर प्रिवलेंस रेशियो निकाला हमने, प्रिवलेंस ऑफ ओबीज डिवाइडेड बाय प्रिवलेंस ऑफ नॉन ओबीज, तो क्या है ट्वाइस। तो इससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो ओबीज हैं उनमें ट्वाइस प्रिवलेंस है हाइपरटेंशन की एज कंपेयर टू नॉन ओबीज। ओके। Now, what are the disadvantages of cross-sectional study? It is considered as one of the weakest observational study design. It measures prevalence only, not the incidence of disease. Incidence क्या होता है, न्यू केसेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो प्रिवलेंस ही अपन क्रॉस सेक्शन स्टडी से निकाल सकते हैं, इंसिडेंस नहीं निकाल सकते। सेकंडली एक होता है टेम्पोरलिटी की प्रॉब्लम। ये क्या होता है, एज पर हिल क्राइटेरिया जो टेम्पोरलिटी है एक्सपोजर इफेक्ट की वो बहुत डिफिकल्ट है या फिर इम्पॉसिबल है, बिकॉज जो आउटकम और एक्सपोजर है वो एसर्टेन एट द एग्जैक्ट सेम टाइम। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई लंग कैंसर का पेशेंट है, अभी हमें इस मोमेंट पे पता है कि वो लंग कैंसर का पेशेंट है और अभी वो स्मोक कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उसने लंग कैंसर के बाद स्टार्ट किया या लंग कैंसर के पहले स्टार्ट किया, तो ये हमें नहीं पता। तो ये इसकी टेम्पोरलिटी की प्रॉब्लम होती है। इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रैकिंग हाईली फेटल डिजीज और डिजीज विद शॉर्टर ड्यूरेशन। इट यूजुअली रिक्वायर्स अ लार्जर सैंपल साइज टू अचीव वैलिडिटी। देखिए इसमें क्या है ना, हम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मतलब सेम मोमेंट पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा सैंपल साइज होगा उतना ज़्यादा हम उस रिजल्ट्स को जनरलाइज कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा सैंपल साइज होगा तो ही इसकी जो वैलिडिटी है वो इंप्रूव होती है, बेटर होती है। इट इज वल्नरेबल टू सिस्टमिक एरर, मेजर बायसेस लाइक सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस क्या होता है कि मैं जैसा इन्वेस्टिगेटर हूँ तो मैंने सेलेक्ट ही ऐसे लोगों को करा है ज़्यादा जिनमें ऑलरेडी हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस ज़्यादा थी। ठीक है। सो सिलेक्शन बायस, इन्फॉर्मेशन बायस, तो इन्फॉर्मेशन तो सब्जेक्ट मेरे को देगा, है ना, या फिर मेरे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं तो वो दिक्कत हो सकती है। फिर कंफाउंडिंग हो सकता है। कंफाउंडर्स क्या होते हैं वो हम आगे वाले कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है। So selection bias, information bias and confounding factors can significantly compromise the validity of study findings. तो क्रॉस सेक्शन स्टडी पे अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप अच्छे से एग्जांपल दे सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं, एडवांटेजेस भी बता सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉस सेक्शनल स्टडी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन। बाय देन, stay tuned with Udan. Thank you and best of luck for your studies.